हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम इसे समझेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन कहते किसे हैं, ये समझने के लिए आपको क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स में जाना पड़ेगा। उसमें आपने रिलेशन भी पढ़ा था और फंक्शन भी पढ़ा था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसे करे बिना आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते ना कर सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेट ले लिया है, ए सेट, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। उसी तरीके से एक सेट बी ले लिया है मैंने, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 एंड 8। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट याद होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम a इंटू बी भी लिखते हैं, ठीक है। a पहले लिखा है तो मतलब a के एलिमेंट्स पहले आएंगे, b के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। अगर b इंटू ए लिखा होता है या फिर b क्रॉस a लिखा होता तो b के एलिमेंट्स पहले आते और a के एलिमेंट्स बाद में आते। देखिए कैसे करते थे हम। a क्रॉस b है, यानी कि 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, then 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 5, 3, 6 and so on. 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8 and 4, 5, 4, 6, 4, 7, 4, 8। ठीक है, इस सेट में हमारे ये सब एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, अब अगर मैं एक रिलेशन लिखूं, रिलेशन मीन्स मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें कुछ जो एलिमेंट्स मैं लिखना चाहती हूँ उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए, जो कि मैं अब डिफाइन करने वाली हूँ। रिलेशन मैंने ले लिया है कि आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे ए बी, सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन, कि ए और बी जो हैं वो दोनों ही क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। और वो कुछ इस तरीके से होने की चाहिए कि ए जो है वो ए सेट से बिलोंग करना चाहिए और बी जो है वो बी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस सेट को मैं इसमें से कैसे ढूंढूंगी। तो देखिए ये रिलेशन, अब मुझे क्या चाहिए कि ये दोनों एलिमेंट्स ए और बी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे इवन होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखूंगी कि जहाँ पे दोनों ही डिजिट्स जो हैं वो इवन होनी चाहिए, ओनली वो ही इस सेट में आएंगी। और जो ए है वो इस वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए और जो बी है वो इस वाले सेट से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है दोनों इवन होंगे। एक तो ये हो गया 2, 6, 2, 8 और साथ ही में 4, 6, 4, 8। तो हम ये चारों एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देंगे 2, 6, 2, 8, 4, 6 एंड 4, 8। समझे? तो यहाँ पर आपका एक रिलेशन डिफाइन हो गया। यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब देखिए, अब फंक्शन आप कैसे बताएंगे। उसको बताने से पहले चलो मैं ये बता देती हूँ कि रिलेशन जो हैं बहुत सारे हो सकते हैं। कोई भी दो सेट या एक ही सेट हो उसके लिए भी बहुत सारे रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं हम। कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं कि मान लिया हमने लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी पी, कि ए सेट में हमारे p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी सेट में हमारे q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, वो 2 की पावर p इंटू क्यू। बहुत बड़ी फिगर है ये। देखो यहाँ पे ध्यान से,
ए सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, यानी कि पी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। बी सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू एलिमेंट्स, यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अगर मैं इन दोनों सेट्स के नंबर ऑफ रिलेशन निकालना चाहती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर p इंटू क्यू, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 4 मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 4 क्या हो गया, 2 की पावर 16। बहुत बड़ी फिगर है, कितने सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो उन्हीं सब रिलेशंस में से हमें कुछ स्पेसिफिक रिलेशंस ही पढ़ने हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रही हूँ थोड़ा सा 11th क्लास का, ताकि आप लोगों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो कि भाई रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरीके कुछ टर्म्स। चलो ये हमने पढ़ लिया, अब आगे बताती हूँ मैं फंक्शन। ये तो हमने रिलेशन पढ़ा है, फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन को बेसिकली हम लिखते कैसे हैं, फंक्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एफ सच दैट ए टू बी। इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि जो ए के एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की बी पे क्या इमेज है, इस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली मैं थोड़ी सी आपको फंक्शन की एक डेफिनेशन समझा देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से याद आ जाएगा, जिन्हें थोड़ा बहुत पता है, या समझ में भी आ जाएगा जिन्हें नहीं पता है। फंक्शन जो है, फंक्शन इज ए रिलेशन, फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन होता है इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर have same first element, ठीक है। कि कोई भी फंक्शन है, जिस तरीके से मैंने ये रिलेशन डिफाइन किया था यहाँ पे, उसी तरीके से अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूँ तो जो फंक्शन के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इस तरीके से जो पेयर्स आए, उन ऑर्डर्स के कोई भी 2 एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट कोई भी 2 सेम नहीं होनी चाहिए, समझे। देखो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ, देखो जैसे मैंने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे एफ सच दैट ए टू बी, ए और बी सेट हमारे यही हैं जो मैंने ऊपर डिफाइन किए थे, मैं बार बार अलग अलग सेट नहीं लूंगी, ठीक है, इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखो फंक्शन ए टू बी, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रही हूँ इनको, ए बी सच दैट a इज इक्वल्स टू बी प्लस 5, ठीक है। a कुछ इस तरीके से है कि जो वो b प्लस 5 है, और यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि जो a है वो सेट a से बिलोंग कर रहा है और जो b है वो सेट b से बिलोंग कर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई तो नहीं समझ में आ सकता। कहीं पे भी छोटी सी प्रॉब्लम हो तो तभी तुरंत इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुनो और दोबारा से समझो, ठीक है। तो ए बी हमारे एक ऐसा फंक्शन है, यहाँ पे ए और बी को मैंने ऐसे डिफाइन किया है, ए इज इक्वल्स टू बी प्लस 5, और जो ए है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है हमारा, और जो स्मॉल बी है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा, हमारा फंक्शन कैसा बनेगा। देखो अगर ए की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ, ए जो है वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है ना, तो देखो ए सेट में पहला एलिमेंट 1 है, तो अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो बताओ बी कितना होगा मेरा, a इज इक्वल्स टू बी प्लस 5 है, a की वैल्यू 1 है, b प्लस 5 हो गया आपका 5 इंटू 1, ये हो गया 5 प्लस 1, ये हो गया 6। उसी तरीके से 2 7 3 7, समझ रहे हैं। और जब मैं a की वैल्यू लूंगी आपकी 4 तो हो जाएगा 9। अब देखो क्या बी सेट में 9 एलिमेंट है, 9 है आपका, बी सेट में तो 9 है ही नहीं, है ना। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, ओनली आपके फंक्शन में ओनली ये एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ए हो गया आपका 1 6, पहला एलिमेंट 1 6, 2 7 और 3 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका फंक्शन आया है। फंक्शन की डेफिनेशन देखो क्या थी, फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच नो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ये है
इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या सेम है? नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अगर मैं यही देखूं रिलेशन में, रिलेशन में देखो ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे देखो इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, इनका फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है। याद आया कुछ? रिलेशन में जो ये एलिमेंट्स थे ये रिपीट हो सकते थे, लेकिन फंक्शन में ये एलिमेंट्स सेम नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस है आपका। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी एक पर्टिकुलर इमेज है। ठीक है, रिपीटेड इमेज नहीं है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। ठीक है, कि ए के एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज है। 1 की इमेज 6 है और कोई इमेज नहीं है 1 की। 2 की इमेज 7 है और कोई इमेज नहीं है। 3 की इमेज 8 है। ठीक है, तो वो आपका फंक्शन होगा, और जिसमें ये इमेजेस रिपीट हो रही होंगी वो रिलेशन होगा। दिस इज, ये आपका बेसिक सा एक डिफरेंस है। ठीक है, अब यहीं से आप लोगों को मैं थोड़ा सा रेंज और डोमेन भी बता देती हूँ। रेंज और डोमेन आप लोगों को याद होगा। इस तरीके से जो सेट लिखते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं, और जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं वो डोमेन होते हैं। या फिर मैंने दूसरी तरीके से भी समझाया था पहले कि जो आप वैल्यू पुट करते हैं वो रेंज हो जाती है, और वो डोमेन हो जाती है, और जो रिजल्ट आता है वो रेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर डोमेन and second element are range. Second elements are range. First elements of relation are domain and second elements are range. ठीक है, और जो सेट बी हो जाता है, जो सेट बी है इसका ये पूरा सेट बी जो है वो हो जाएगी आपकी कोडोमेन। ठीक है, सेट बी इज कोडोमेन। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका थोड़ा सा बेसिक था। ये जो 11th क्लास में आप लोगों ने समझा था ये मैंने एक बार दोबारा रिवाइज कर दिया है। आप लोग दोबारा से इसको समझ सकते हैं। रेंज, डोमेन, कोडोमेन, रिलेशन, फंक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस तरीके जितने भी टर्म्स थी वो सब मैंने यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझा दी हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आती हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट आ गया है टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, जो कि आपके 12th क्लास में आप यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि बहुत सारे रिलेशन हमने पढ़े थे। 2 की पावर p इंटू क्यू, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। अब उसमें वो कितने तरीके के रिलेशंस होते हैं, या हमें कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं यहाँ पे। सबसे पहला आपका रिलेशन है नल और वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सबसे पहला आपका रिलेशन है नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नल, वॉइड और एम्प्टी। जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो कौन सा रिलेशन हो गया आपका? नल रिलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने आपका एक सेट ले लिया है ताकि मैं और आगे एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ए सेट ले लिया है मैंने, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, और मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रही हूँ ए क्रॉस ए का। ए से ही यहाँ पर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 1 2 3 2 4 3 3 3 1 3 2 3 4 4 4 4 1 4 2 4 3। समझ रहे हैं बात को? तो आपका ये आ गया 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2
3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। ठीक है, इस तरीके का आपका रिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं नल, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन की। वो क्या होगा? अब मान लो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन आपका डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से, ए बी सच दैट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, और ये कुछ इस तरीके से जो ए है वो ए से बिलोंग करेगा और जो बी है वो बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं ऐसा कुछ रिलेशन बनाती तो अगर मैं ए की जगह 1 पुट करूँ तो क्या बी की जगह मैं 5 + 1 6 पुट कर सकती हूँ? है ही नहीं यहाँ पे 6 वैल्यू, तो पहले ही एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो आगे के तो करेंगे ही नहीं। तो आपका ये जो रिलेशन हो गया ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक है, नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है, आया समझ में? चलो अब सेकंड रिलेशन पढ़ते हैं। सेकंड रिलेशन है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स ऐसा सेट या ऐसा रिलेशन जिसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, एक भी ना छूटे, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं बट कम नहीं होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे उस रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए, होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, उसको सिंपल मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, आर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें, तो वो हो गया आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अच्छा थर्ड रिलेशन पे आते हैं हम। थर्ड रिलेशन है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी नाम से पता चल रहा है एक जैसा, दिखने में जो एक जैसे हों। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जिसमें जो ए बी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के जैसे हों। ठीक है, इक्वल हों। जैसे कि यहाँ पे मैं ये रिलेशन डिफाइन कर सकती हूँ, जैसे आपका हो गया आर इज इक्वल्स टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कि अगर मैं ए की जगह 1 पुट कर तो ए भी 1 होगा, 2 2 3 3 4 4 5 है नहीं तो आपका वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया आपका 1 1 1 2 सॉरी 2 2 3 3 एंड इस तरीके के जो एलिमेंट्स हो गए आपके आइडेंटिटी रिलेशन। 4 4 भी हो सकता है, या 1 1 2 2 ओनली इतना भी हो सकता है, या 1 1 ओनली ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यह हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। चलो अब नेक्स्ट आपका आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ कुछ आइडेंटिटी की तरह ही है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत कराते हैं, तो मैं वो समझा देती हूँ आपको कैसे होता है। इसमें रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, आर इज इक्वल्स टू ए बी ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कि जितने भी ए होंगे वो सभी ए सेट से बिलोंग होंगे। ठीक है, बिलोंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रिलेशन ए की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया और 4 4 हो गया। अब आप लोग सोचोगे भाई सेम ही तो है, यही तो रिलेशन आ रहा है हमारा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है, यहाँ पर लिखा है मैंने फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, कि जो ए के सारे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट जो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इसमें 4 4 नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर यहाँ पर आपका जो ए सेट मैंने डिफाइन किया था, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पर भी 5 5 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 5 5 नहीं होता तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, आइडेंटिटी रिलेशन होता। समझ रहे हो बात को, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए
ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, एक भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मिस हो गया। समझ रहे हैं? चलो एक और चीज, अगर आपका एक रिलेशन कुछ इस तरीके से आ जाता कि मान लो ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, और साथ में आपका मान लो एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट मान लो 2 3 आ गया, ठीक है, तो आप कहोगे भाई इसमें तो 2 3 आ गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट्स आपको चाहिए वो तो है ना, ठीक है, वो होने चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो एलिमेंट्स हमें चाहिए वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये सब चारों प्रेजेंट हैं तो ये रिफ्लेक्सिव है, और एक्स्ट्रा से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ तक आगे हमने अभी तक मैंने आपको 4 रिलेशंस बताए, चारों आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका सिमेट्रिक। आप लोगों को बेसिकली रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और एक आगे आएगा ट्रांजिटिव। अगर आपको ये तीनों रिलेशन समझ में आ गए तो समझ लो ये इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5th रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अब इसमें क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक वर्ड से पता चल रहा होगा, मिरर इमेज याद हुआ कुछ। सिमेट्रिक कुछ इस तरीके से होता है कि एक ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज अगर बन रही हो सेम उसी के जैसी, तो वो ही आपका सिमेट्रिक हो जाता है। या अगर किसी इमेज को उल्टा कर दें तो वो सेम इमेज बन जाए तो वो भी सिमेट्रिक कहलाती है, उल्टी पुल्टी। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर एक एलिमेंट है आपका, इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, और वो कुछ इस तरीके से इम्प्लाई कर रहे हैं कि A2 A1 भी आपका R से बिलोंग कर रहा है, तो दैट रिलेशन R विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, कि मान लो हमने एक रिलेशन निकाला, उसमें कुछ एलिमेंट्स निकाले, और उन एलिमेंट्स को जब हमने उल्टा किया, A1 A2 उसमें प्रेजेंट है, और अगर मैंने उल्टा कर दिया A2 A1 हो गया, और वो भी उस रिलेशन में प्रेजेंट हैं, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू R, कि उसमें जो A1 A2 हैं वो सारे के सारे ही R से बिलोंग होने चाहिए, सॉरी A से बिलोंग होने चाहिए, A सेट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आपका एक रिलेशन है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1 1 1 1 का उल्टा करेंगे 1 1, हाँ प्रेजेंट है। 1 2 1 2 का उल्टा करो 2 1, क्या 2 1 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब एक दूसरा रिलेशन ले लेते हैं। इसमें मान लो हमारा 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 2 2 है, और 3 3 है। अब देखो इसमें ध्यान से, 1 2 का उल्टा 2 1 प्रेजेंट है, 1 1 का उल्टा 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 3 3। तो ये आपका क्या है? ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका एक रिलेशन है, उसमें आपका है 1 2 2 1 2 3 और 1 1। अब देखो इसमें ध्यान से अपने आप पता लगाओ कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। चलो देखते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1, ठीक है। 2 3 का उल्टा 3 2 प्रेजेंट नहीं है इसमें, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर उसके उल्टे एलिमेंट्स या रिवर्स एलिमेंट्स उस रिलेशन में प्रेजेंट हैं तो वो सिमेट्रिक होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक
नहीं होगा। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, बेसिकली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं बट समझना जरूरी है। आर इनवर्स, अगर आपका एक रिलेशन है, ठीक है, आर, और मुझे उसका इनवर्स निकालना है, आर इनवर्स, तो वो हम कैसे निकालेंगे? आर इनवर्स का मतलब ये नहीं कि आप इसको उल्टा करके 1 करके लिखोगे। आर इनवर्स का मतलब ये है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको जस्ट हम सीधा उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आर इनवर्स। जैसे बेसिकली अगर मैं मान लूँ यहाँ पे लेट, मैंने एक रिलेशन ले लिया 1 1 2 2 3 3 4 4, और आपका मैंने ले लिया 1 2 2 1 और आपका 2 3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अब आर इनवर्स निकाल लिया। आर इनवर्स अभी मैंने बताया, इसके एलिमेंट्स को जस्ट हम रिवर्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 और आपका 2 1 1 2 और 3 2। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? आर आ गया आपका, आर इनवर्स आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों रिलेशन इक्वल हैं? 1 1 है, यहाँ पे भी है, 2 2 है, यहाँ भी है, 3 3 4 4, 1 2 यहाँ है, 2 1 यहाँ है, 2 3 यहाँ 3 2 है। तो आर जो है वो आर इनवर्स के इक्वल नहीं है। आर इज नॉट इक्वल्स टू आर इनवर्स। देखो दोबारा बताती हूँ मैं, 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, यहाँ 3 2 है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते तो आर जो है आर इनवर्स के इक्वल हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो आर इज नॉट इक्वल्स टू आर इनवर्स। और अगर ये इक्वल नहीं है तो आप लिख सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, कि आर जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप उसी समय वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, दोबारा से समझ सकते हैं। चलो अपने नेक्स्ट रिलेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है आपका नेक्स्ट 6th, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपको थोड़ा मेरे ख्याल से तो इजी लगना चाहिए, लेकिन अगर नहीं लग रहा है तो ये तो और ज़्यादा टफ लगेगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझाने की, पर फिर भी आप लोग भी थोड़ा सहयोग दीजिएगा। चलिए, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी क्या स्टेटमेंट है? देखो ध्यान से, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि अगर आपका इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, कि आपके कुछ एलिमेंट्स हैं वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में हैं, और एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी भी रिलेशन मतलब आर से बिलोंग कर रहा है, और बी सी एक अदर एलिमेंट है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो आपका क्या होगा? ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, कि आपका ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। यह आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आर आपका एक रिलेशन मैंने मान लिया है यहाँ पे 1 2 2 3 एंड 1 1। समझे? तो देखो 1 2 यानी कि ए बी, और बी सी यानी 2 3, ए बी बी सी, ठीक है, दोनों ही आर में है, लेकिन 1 3 ए सी लिखा है ना यहाँ, तो क्या 1 3 इस रिलेशन में है? नहीं है, तो आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा बहुत इजी एग्जांपल लिया है मैंने, एक बार दोबारा बताती हूँ। देखो, ए भी अगर रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होने चाहिए, तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो देखो ध्यान से, 1 2 यानी कि ए बी आपका रिलेशन में है, और बी सी यानी कि 2 3, बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, सी यानी कि 3 एक दूसरा एलिमेंट, तो आपका ए सी यानी कि 1 3 भी इस रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं इसमें, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं है। ठीक है, अब उसी तरीके से एक और रिलेशन ले लेती हूँ मैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया आपका 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 3।
ठीक है, अब देखो इसको समझो ध्यान से। देखो 1 2 ए बी और ये बी सी, बी आपका ये आ गया, सी ये आ गया। ठीक है, तो देखो ए सी यानी कि 1 1 इसमें होना चाहिए है। ठीक है, अब देखो 2 1 यानी कि ए बी और बी सी 1 1 इसमें है, तो ए सी यानी कि 2 1 भी है इसमें। ठीक है, समझे। अब देखो आपका यहाँ से अगर आपका 1 1 ए बी, तो देखो 1 वाला एलिमेंट देख लेते हैं कोई सा, हम मान लो ये 1 2 है, ए बी बी सी। ठीक है, तो आपका ए सी यानी कि 1 2 होना चाहिए इसमें, 1 2 इसमें नहीं है, तो आपका ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करने हैं। अब एक और देख लेते हैं दोबारा रिलेशन। मान लो आपका है 1 2 2 1 और आपका है 2 3 1 1 2 2 और 3 3। अब देखो 1 2 यानी कि ए बी बी सी 1 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो गया 2 1 ए बी बी सी 1 2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1 2 होना चाहिए, 1 2 है यहाँ पे इजीली। ठीक है, 2 3 ए बी हो गया और 3 3 बी सी हो गया, तो ए सी यानी कि 2 3 होना चाहिए है यहाँ पे। अब देखते हैं 1 1 और 1 2 ए बी बी सी, तो ए सी यानी कि 1 2 होना चाहिए है यहाँ पे। उस तरीके से 2 2 और 2 1 ए बी बी सी, तो ए सी यानी कि 2 1 होना चाहिए है यहाँ पे। 3 3 3 के लिए कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसको तो इसके साथ में अब देखो दो स्टेटमेंट आपकी स्पेसिफाई होनी चाहिए कि ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन, लेकिन इसके साथ वाला बी सी तो है ही नहीं, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सब एलिमेंट्स हमारी ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये ट्रांजिटिव रिलेशन करना है। यहाँ तक किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 आपके रिलेशंस हैं इस पूरे चैप्टर में। ये 6 के 6 रिलेशंस एक बार दोबारा आप लोग समझेंगे इस वीडियो को पॉज करके, या किसी भी तरीके से कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। छोटा सा टॉपिक है, मैं अब इसको बताने जा रही हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? कुछ नहीं है इसमें। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है कि इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे ही। हमारा एक क्वेश्चन है, लेट T be the set of all triangles in a plane with R as relation R equals to T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ठीक है, हमारा एक ऐसा रिलेशन है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं T1 और T2, वो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। हमें ये बताना है स्टेट वेदर R is an equivalence
रिलेशन। आपको ये शो करना है कि क्या आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब देखो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ कर देंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव में पीछे हमने पढ़ा था अगर किसी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से डबलेट्स बन जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमें दिया है कि जो T1 है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है। तो अब खुद सोचो कि जो ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या वो ही ट्रायंगल अपने आप से ही तो कॉन्ग्रेंट हो सकता है। एक ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट है तो एक ट्रायंगल अपने आप से भी कॉन्ग्रेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1 ऑल्सो। ठीक है, और उसी तरीके से जितने भी ट्रायंगल हैं उस प्लेन में सभी ट्रायंगल्स अपने आप से कॉन्ग्रेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे T1, T2 फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं T1, T1 एंड T2, T2 एंड सो ऑन फॉर ऑल T1, T2 बिलोंग्स टू T। ठीक है, कि सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो T सेट से बिलोंग करें। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे हम, फॉर सिमेट्रिक में मैंने बताया था आपको कि अगर 1 2 है किसी सेट में, किसी रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसका रिवर्स। उसी तरीके से अब देखो इसमें अगर T1 और T2 कॉन्ग्रेंट है तो T2 कॉन्ग्रेंट T1 भी तो हो सकता है। ठीक है, अगर T1 कॉन्ग्रेंट T2 है, T1 कॉन्ग्रेंट T2 है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं T2 कॉन्ग्रेंट T1। हर केस के लिए ये पॉसिबल हो सकता है। T3 T4 के कॉन्ग्रेंट और T4 T3 के कॉन्ग्रेंट होगा, है ना, तो सिमेट्रिक भी हो गया ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1, T2 बिलोंग्स टू R, और इससे कैसे कह सकते हैं हम कि T2, T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव में क्या था कि ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो इफ T1, T2 बिलोंग्स टू आर, यानी कि T1 और T2 कॉन्ग्रेंट है, एंड T2, T3 ये भी आर से बिलोंग करें, तो ऑब्वियस सी बात है T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देखो ना, T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रेंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रेंट, तो T1 T3 के भी तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आर इज ट्रांजिटिव। तो सो R is an equivalence relation। ओके, तो यहाँ तक आपके सारे रिलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी बुक में जितने भी रिलेशंस हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं। इसी के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक से उन क्वेश्चंस को लगाइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन फिर भी जो मैंने सब समझाया है उसके बेसिस पे आपको जितनी नॉलेज आई है, जितना समझ में आया उसके बेसिस पे खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं है, अगर किसी के पास एनसीईआरटी ही नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो उनके लिए एक लिंक मैं भेज दूंगी और साथ ही में आप नोट भी कर लीजिए ncrt.nic.in/notebook। ठीक है, या फिर इतना ही रहने दीजिए ncrt.nic.in।
यहाँ पर जाकर आपको सारी एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी, किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और कोई सी भी स्ट्रीम की मिल सकती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी बुक्स यहाँ पर फ्री अवेलेबल हैं। आप उन्हें डाउनलोड करके उसमें से क्वेश्चंस नोट करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी मैं सॉल्व करवा ही दूंगी, आपको 1.1 स्टार्ट करूंगी। अभी फिलहाल आप यही समझ के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए।